प्रोमो जोड़ा है ट्रेलर और आस करते हैं कि ये पूरी फिल्म जी है बहुत वधिया साडे समाज में एक दिशा निर्देश देगी। ये बारे इस फिल्म के उत्ते थोड़ा विस्तार के नाल चर्चा करेंगे प्रोफैसर रविंदर कुमार। हाँ जी धन्यवाद जी। रविंदर कुमार जिस तरह उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैनू, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के तो बाम सेफ के नाल जुड़िया होया प्रोटोन के काम कर रहा। जलंधर का जो यूनिट हैगा वह कन्वीनर जोड़ा वो जिम्मेवारी मैं लै तो ये जी फिल्म आ जिदा हमने तुसी जोड़ा प्रोमो देख रहे थे, ये फिल्म जी किसी तरह नाल मैं एसोसीएटेड हैगा उन्होंने लोगों के नाल जिहड़े ये फिल्म बना रहे हैं तो उन्होंने चलाउण की जिम्मेवारी इन्होंने ली हुई है तो उसकी जिम्मेवारी जी फिल्म की गल करन दी वो मेरी लगाई गई है। जदों अज मैं इस कन्वेंशन के बैठा होया तो जिन्नियां होर कन्वेंशन मैं हुण तक अटेंड कीतियां कि उहदे विच मैनूं एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगा। मैं कभी इन्ना सैटिस्फाइड हो के घर नहीं गया जिन्ना कि खुशी मैनूं अज हो रही सी जो अलग अलग स्पीकर जिहड़े आ वो गल कर रहे थे। एक तो एक वधिया स्पीकर सीगे, बाम सेफ का वो मंच हैगा जिथे लोग स्टडी करते हैं, लोग रीजन के नाल गल करते हैं, लॉजिक के नाल गल करते हैं तो उस लॉजिक नूं उस रीजनिंग नूं जिहड़ा वो समाज दे विच लैके जाण दी जिहड़ी वो जिहड़ा प्रॉमिस करते हैं तो वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि साडा समाज जिहड़ा वो अंधविश्वास के विच होर बुराइयां दे विच ग्रस्त हैगा तो वो काम असीं करना है। इत्थे जदों सैमीनार दे विच मैं बैठा तो मैं घर दे वापस अपनी नज़र जो दौड़ाना है तो मैं देखता हाँ कि असी सारे इत्थे बैठे इंटलैक्चुअली जिहड़े वो डिस्कशन कर रहे हैं, अपने समाज दी जरूरतों की गल कर रहे हैं, पर वापस घर की हो रहा है, वट इज़ हैपनिंग बैक होम। उत्थे साडी जिहड़ी 50% पॉपूलेशन हैगी औरतों की वो बैठियां मैक्सीमम, मैं सारिਆਂ की गल नहीं कर रहा, मैक्सीमम टीवी के उपर इस तरह के नाटक देख रही हैं कि माता के व्रत किदां रखने आ, शिव जी के व्रत किदां रखने आ, तो वो सारा कुछ जो उन्होंने दिखाया जा रहा है RSS का या ब्राह्मणिज्म चलाने वाले के कोल जिहड़ा वो माध्यम है उन्होंने नाल उन्होंने की दिखाया जा रहा है। तो बच्चे साडे की देख रहे हैं, जय भीम देख रहे हैं, शिवा देख रहे हैं, कृष्णा देख रहे हैं, तो सलमान खान देख रहे हैं। तो ये जिहड़ी फिल्म हैगी जिथे असीं ये इंटलैक्चुअल जिहड़ी डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, विचार वटांदरे कर रहे हैं, उत्थे साडे बच्चों के कोल ते लेडीज़ के कोल ये माध्यम जिहड़ा कि ब्राह्मणिज्म नूं मजबूत करता है, उत्थे भी काम करने की जरूरत हैगी तो ये काम जिहड़ा वो प्रीतम फिल्म प्रोडक्शन जिहड़ी जलंधर की प्रोडक्शन कंपनी वो कर रही है। उन्होंने कोल ये जिहड़ा टाइटल हैगा जय भीम वो इंपा दे विच रजिस्टर्ड हैगा हिंदी वास्ते। तुसीं रीसेंटली हुणे सुनिया होना है कि साउथ दे विच एक जय भीम फिल्म लॉन्च हुई है, उसकी स्टार्टिंग हुई है अजे, तो वह भी एक ट्रेलर जिहड़ा जां वो सॉरी एक पोस्टर जिहड़ा वो रिलीज़ किया गया, पर ऑलरेडी हिंदी के वास्ते जिहड़ा ये जिहड़ा प्रीतम फिल्म प्रोडक्शन हैगा उहदे कोले रजिस्टर्ड हैगा टाइटल, तो हिंदी के विच फिल्म बन रही है। तो फिल्म जिहड़ी वो 10 इंडिया दी स्टेट्स के विच हिंदी के विच रिलीज़ हो रही है, हिंदी लैंग्वेज हैगी जी फिलहाल। उस तो बाद साउथ के विच लैके जाण दी भी ये बारे इरादा हैगा जिहड़े प्रोड्यूसर्स हैगे तो उस तो बाद अब्रॉड के विच भी चलूगी। जिहड़े डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नूं प्यार करने वाले लोग हैगे वो अपना प्यार का जिहड़ा इजहार हैगा वो अपनी टी-शर्ट्स के उपर अपने घरां दे विच तस्वीरां लगा के हर तरह नाल अपनी जिहड़ी रेवरेंस हैगी अपनी रिस्पैक्ट हैगी वो शो करते हैं। तो जो कोई सॉन्ग आ जाता है, जो कोई नाटक आ जाता है तो उन्होंने भी बड़ी शिद्दत के नाल बड़े उत्साह के नाल जिहड़ा उन्होंने देखते हैं। तो इस कड़ी के विच जिहड़ा जिस तरह मैं कहा कि इंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा साधन हुंदा है बच्चों तक पहुँचण का, लेडीज़ तक पहुँचण का। ये फिल्म जिहड़ी वो काम जिहड़ा कि असी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, सोसाइटी के विच जिहड़ी वो बाबा साहब की फिलोसफी नूं लैके जा रहे हैं, जिहड़ी समानता की सोच नूं लैके जा रहे हैं, वो काम ये फिल्म जिहड़ी
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਜੋੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਜਾ ਮਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਜੋੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਮ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆਵਾਮ ਸੇਵ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 60 ਈਅਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 70 ਈਅਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਮ ਸੇਫ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੀਡਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨੂੰ, ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਤੋਂ ਬਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੂਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਸਤਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤਾਗਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਮਸੇਵ ਪੰਜਾਬ, ਪਲੀਜ਼ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਕਨਵੀਨਰ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਬਾਮਸੇਵ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਮਸੇਵ ਪੰਜਾਬ, ਪਲੀਜ਼ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। तो दूसरे सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं नाल गुजारिश करांगा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा तो मानयोग आसिफ इकरार अहमद जी, वो भी मंच आके अपना स्थान ग्रहण करन। होर भी सारे मुस्लिम साथी जिहड़े आ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा तो नाल आए, असीं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। अगले सत्र का पहले बुलारे के रूप में मैं गुजारिश करांगा मानयोग मास्टर कुशल कुमार जी, जनरल सकत्तर बामसेव पंजाब, तो डाइस से आऊँ अपने विचार करें। साथियों, जय बोलवासी। बामसेव पंजाब सूबे का 30वां सूबा पद्धरी अधिवेशन का जिहड़ा पहला सैशन है 2 बजे तो लैके 11 बजे तो 2 बजे तक का सी, पर सरकमटेंसिस इदां दे सी कि सैशन का समा जिहड़ा वो अगे चला गया और दूसरा सैशन जिहड़ा वो लगभग 4 बजे शुरू हो रहा। तो इस सैशन के जिहड़े विषय है वो मैं तुहाडे नाल साझे कर दवां। दूसरे सैशन के विषय है कि पंजाब सहित समूह भारत के किसानां नूं भूमिहीन बना के उन्हां दा सामूहिक रूप में नरसंहार करना विदेशी ब्राह्मणां की नीति है। किसान विरोधी खेती बिल, किसान विरोधी आर्थिक नीतियां का जिंदा जागदा परिणाम है एक चर्चा। और दूसरा विषय है कि संगठन के वाधे कारवां नूं दिशा, नियंत्रण अते निर्देशन, निगरानी अते आपसी तालमेल अते अनुशासन विच रह के संचालन कीते बगैर निर्धारित समय ते निर्धारित लक्ष्य नूं प्राप्त करना संभव नहीं है, एक चिंतन। तो साथियों, दूसरे सैशन दे विच जो विषय हैं वो तुहाडे नाल साझे कर दिते हैं। अज दा पहला सैशन दे विच बहुत सारे जो बामसेव के अंदर बतौर मेहमान वजों जिन्हां लोगों ने शिरकत की और अपने संबोधनी भाषण दे विच कुछ शब्द दी वरतों की, तां बामसेव के प्लेटफॉर्म तो हमेशा एक गल कही जाती है कि लोकतंत्र दे विच शब्द ही हथियार होंदे हन। लोकतंत्र दे विच शब्द ही हथियार होंदे हन। लोकतंत्र दे विच असीं किसी नूं चाकू छुरियां नीतियां नाल नहीं भेजदे, असीं शब्दां नाल भेजदे हां। जिहदी डेमो विधान पालिका है, जिहदी डेमो लोक सभा है। तो मैं उत्थे बैठा सी, बैठे बैठे मैनूं अवामी शायर निर्दत करतारपुरी जी का एक
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਾਈ याद आ गई कि उन्होंने काउंटर किया सर अलामा मोहम्मद इकबाल नूं। सर अलामा मोहम्मद इकबाल के नाम तो सारे लोग वाकिफ आ, जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। नतन करतारपुरी जी लिखते कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, सर अलामा इकबाल दा गलत है बयान है। सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, सर अलामा इकबाल दा गलत है बयान है। बराबरता ने जिस देश विच कादा देश महान है, खा रहा है नफरत जिथे इंसान तो इंसान है, बराबरता ने जिस देश विच कादा देश महान है। तो ये काउंटर किया उन्होंने। तो साथियों मैं करो ये सोच के आया सी कि ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਵਕਤਾਗਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰ ਇੰਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ जिन्ने की शब्दां नूं मैं इधर उधरों कितों सर्च ना लै सकिया वो तुहाडे नाल जरूर साझे करांगा कि पद 29 दे विच राखवाकरण नूं बंद करना, सुप्रीम कोर्ट दा फैसला संविधानिक दृष्टि नाल वैध है कि विदेशी ब्राह्मण मूल निवासी समाज SC ST OBC और माइनॉरिटी ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ। तो साथियों ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਜਗਜਾਰ ਹੈ। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 395 तक संविधान ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦੇ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਕੀ ਆ? ਆਰਟੀਕਲ 32 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ संविधानिक उपचारां दा अधिकार भारत देश दे किसी भी नागरिक नूं जेकर उसदे शारीरिक या आत्मिक तौर ते उन्नू कोई खतरा पैदा हुंदा है या ओहदे मौलिक अधिकारां दा कान हुंदा है तां ओह देश दी या अपने सूबे दी हाई कोर्ट दे विच या देश दी सुप्रीम कोर्ट दे विच अपने संविधानिक अधिकारां दा संविधानिक उपचारां दा अधिकार दा जिहड़ा आर्टिकल 32 संविधान दे विच आर्टिकल रखिया गया जिन्हों बाबा साहब ने संविधान की आत्मा किया। तो हुण पद 29 का जिहड़ा मसला रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये भी न्यायपालिका नाल संबंधित है ते साडे मौलिक अधिकार भी न्यायपालिका नाल संबंधित है। संविधान दे विच भाग 3 जिन्हों असीं 12 तो 35 तक आर्टिकल दे अंदर कंसीडर करते हैं उन्होंने संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया और ये गल बिल्कुल जग जा रहा है कि जो संविधान का भाग 3 आर्टिकल जिहदे विच 12 तो 35 कंसीडर किए गए और साडी जिहड़ी एडिकेट रिप्रजेंटेशन है, साडी लोड़ींदी हिस्सेदारी है या लोड़ींदी नुमाइंदगी है, वो आर्टिकल 12 तो 35 के दरम्यान के अंदर ही आ रही है। आर्टिकल 15(4) 16(4) या बाद विचों भारत के अंदर 85वीं सोध करके 16(4) ये उहदे विच ऐड किया गया। तो ये सारा कुछ साढ़े मौलिक अधिकार है, पर मौलिक अधिकारां दा जिहड़ा वो घाण किया जा रहा ये साडे लई बहुत वड्डी गल है, क्योंकि डॉक्टर रजेश कुमार जी ने तुहानूं ये बहुत बारीक नुक्तियां नाल गल्लां साझीआं कीतां कि भारत की पार्लीमेंट
ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛਿਨ ਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਥੀਓ, ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਡੀਕੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਪੀਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਾਰਿਆ ਆ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਕਰਪਾਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੋਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ 2-4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਤੋਂ ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ 21 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦੋन्नति ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿਉਂਕਿ 97% ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ SC ST OBC ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ षड्यंत्र है, साजिश है। सानू इन्हां सारियां गल्लां नूं समझना पऊगा, और समझ के देश के अंदर एक बहुत बड़ा जन अंदोलन करना पऊगा। उस जन अंदोलन नाल ही साडा जिहड़ा मसला हल होगा। और आप सब ने मेरी गल नूं बहुत ध्यान और इत्मीनान नाल सुनिया। धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ, ਸਮਝ ਲਈ ਥੋੜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 3:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਲਰੇਡੀ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਮਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਧੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕੁਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਯੋਧੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, 40-40, 70-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਤੁਸੀਂ 2000-3000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਭਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਬਗੈਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲਾਲੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਪੋਰਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਡੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪੋਰਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਪੋਰਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਜਹਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ POK ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਰੂਟ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਰੂਟ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਲਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਾਣੀਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਫਗਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਸਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਕਿ 12-12, 15-15 ਲੱਖ ਟਰਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਕੰਸਰਨਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 23 ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਕੋਲੇ, ਡਗਰੂ ਕੋਲੇ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਪਾਰ, ਟ੍ਰੇਡ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3-3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 4-4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਦਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 8-10 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਵੱਢ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 70-71 ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ 84 ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਆ 84-90 ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਮੈਕ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ 65-66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਫੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮੈਕ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ। 49-52 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਆਬਾਦੀ 48-52 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 49-50 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੌਰੀ 50-52 ਦੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪਰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਭਾਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਮਸੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬੇਸਡ ਨੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਲੈਣਾ ਨੇ, जीना है तो हालात से समझौता कैसा, जीना है तो हालात से समझौता कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਮਸੇਵ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। जय मूल निवासी साथियों, आज मैं इस कन्वेंशन के दूसरे विषय के उपर थोड़े समय दे विच अपनी गल रखने की कोशिश करांगा। साथियों, असी इस देश के अंदर व्यवस्था नूं बदलण की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, व्यवस्था नूं बदलण की लड़ाई की सब तो पहली शर्त है राष्ट्रव्यापी संगठन। साथियों, राष्ट्रव्यापी संगठन होना बहुत जरूरी है। संगठित ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀਓ, ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਬਾਮਸੇਵ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਮਸੇਵ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 572 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4500 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22000 ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.25 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਮਸੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰਵਾ ਨੂੰ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਾਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਆਫਸ਼ੂਟ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਠਿਨਾਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀਓ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਸਾਥੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਸਾਥੀਓ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਥੀਓ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਕਈ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸੰਗਠਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਥੀਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮਸੇਵ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਵਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਆਸਿਫ ਇਕਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। तो उस तो बाद फिर अज की जी सत्र की आखिरी जी कार्रवाई की। सभी भाइयों को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। मेरे भाई, आज हम मोदी सरकार का एहसान मानने पर मजबूर हैं। क्यों कि एक मीटिंग के अंदर वामन मेश्राम जी ने फरमाया था कि अगर मोदी सरकार दोबारा आ जाए तो आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाना हमें आसान हो जाएगा। तो मेरे भाई, जब कोई कौम सोई हुई होती है तो उसको जगाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है। मोदी ने हमें जगाने का काम किया है, जिसकी वजह से आज हम सब मूल निवासी भाई
इकट्ठे एक सभा में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये वो भाई हैं जिनको अंग्रेज़ों से भी पहले हम लोगों को इस तरह से लड़वाया जिस तरह से आप फिल्मों में देखते होंगे कि एक नायक होता है और एक खलनायक होता है, कि भाई को भाई से अलग करवाने में खलनायक का बहुत बड़ा एक रोल होता है। लेकिन आखिर में जब इन भाइयों को, मूल निवासी भाइयों को ये मालूम होता है एक नायक के ज़रिए कि भाई हम भाई भाई हैं और हमें लड़वाने वाला ये जो शैतान है ये अपनी चाल से हमें अलग अलग कर रहा है। आज उनकी शैतानियत से हम जाग उठे हैं और हमें ये पता चल चुका है कि हमारा डीएनए एक है, हम मूल निवासी भाई सब एक हैं और हम इस देश के पक्के और सच्चे नागरिक हैं। और इंशाअल्लाह जो 1947 में इन शैतानी चालों ने हमें अलग किया था, अब हम ऐसी गुमराही के अंदर इनकी चालों में नहीं आएंगे, जिसका खमियाजा आज से 1984 तक जो है 1947 से लेकर 1984 तक हमें भुगतना पड़ा कि कभी मुसलमानों को मरवाना, कभी सिखों को मरवाना, कभी क्रिश्चियन भाइयों को मरवाना, कभी हमारी इबादत गाहों को तबाह बर्बाद करवाना। तो मेरे भाइयों, आज मेरी यही दरख्वास्त है कि हम इन सारी चीज़ों को छोड़कर, अगर हमारा किसी का आपस में भेदभाव भी है उसको ख़त्म करके हम एकजुट हो जाएं और इन शैतानी चालों से हम लड़कर अपना हक को लेने वाले बन जाए। क्योंकि संविधान हमारा बुरा नहीं है, संविधान बहुत अच्छा है। संविधान को वही लोग बुरा कहते हैं जिनका कोई धर्म ईमान नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर किसी के धर्म और किसी जात के लिए भेदभाव नहीं रखा गया। संविधान के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने किसी के दिल दुखाने वाली बात नहीं की है। सबको एकजुट, इंसानियत और भाईचारा और धर्म और एकजुटता का जो है वो सबक उन्होंने दिया है। तो मैं आप सभी भाइयों से ये इल्तजा और विनती और दरख्वास्त करता हूँ कि हम सब इसी तरह से इकट्ठे होकर एक दूसरे के हालात और एक दूसरे के दिली जज्बात को समझकर इस कारवां को आगे बढ़ाएं, ताकि अंबेडकर जी की इस कारवां को लेकर जो वामन मेश्राम जी खड़े हुए हैं इस कारवां को सफल कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद जी मानयोग आसिफ इकरार अहमद जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पंजाब को। तो प्रधानगी भाषण तो पहलों कुछ जरूरी अनाउंसमेंट मानयोग प्रोफैसर अशोक सोता जी वो करेंगे। साथियों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ 30ਵੇਂ अधिवेशन के अंतिम स्तर पर पहुँच चुके हैं। इस तो पहला कि असी दूसरे सत्र का जो कंक्लूजन है वो बहुत ही सत्कारक डॉक्टर राजेश जी, राष्ट्रीय प्रचारक काउंसिल नवी दिल्ली, उन्होंने तो सुनिए। तो असी पूरे पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ संगठना, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ द्वारा जो जन निर्माण निधि इकट्ठी की गई है, वो निधि तुसी बहुत ही मेहनत के नाल की है और उस निधि नूं असी समाज के विचों इकट्ठा करके अपनी आज़ादी के अंदोलन के लिए लगाउण जा रहे। तो साथियों, मैनूं ये अज अनाउंस करदे खुशी हो रही है कि पंजाब के इस 30वें अधिवेशन के लिए असी जो अपने महबूब नेता, अपने मान्यवर वामन मेश्राम जी की अगवाई में चलने वाले वापसी के लिए जो निधि इकट्ठी की है वो कुल निधि 5,80,000 है। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। 5,80,000 की ये निधि जिहदा कुछ पार्ट असी डॉक्टर साहबान नूं हुणे स्टेज पे देवांगे और वो है चैक के रूप में 1,16,700 के चैक है। और ये उन्होंने लोगों के चैक है जिन्होंने लोगों ने वामसिप के इस आंदोलन के लिए अपना सहयोग, अपना साथ देने की कोशिश की है।
ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਂਸੇਬ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ 2-3 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਂਸੇਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ, ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 5,80,000 ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਧੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨਪਾਲ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਪਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਟੀਮ ਦੇ। रजिंदर जी अगर मेरी आवाज भी सुन रहे तो भी मंच पे प्लीज आ जाओ। तो मैं ये अज का जिहड़ा फंक्शन है मान महसूस करेगा कि असं ये फंड जिहड़ा है वापसी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं मंच से मंत्रित करदा अज के इस सत्र के आखिरी सैशन को संबोधन करने जा रहे बामसेब के पूर्णकालिक प्रचारक राष्ट्रीय प्रचारक मानयोग डॉक्टर राजेश कुमार। हेलो, साथियों, ये दूसरा सत्र जो है इसमें जो विषय लगाए गए हुए पंजाब सहित समूचे भारत के किसानों को भूमिहीन बनाकर उनका सामूहिक रूप से नरसंहार करना विदेशी ब्राह्मणों की नीति है। किसान विरोधी कृषि बिल किसान विरोधी आर्थिक नीतियों का जीवित परिणाम, एक ही विषय लगाया गया हुआ है। दूसरा विषय है संगठन के बढ़ते कारोबार को दिशा नियंत्रण एवं निर्देशन, निगरानी तथा आपसी समन्वय और अनुशासन में रहकर संचालन किए बगैर निर्धारित समय पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। 2 विषय लगाए गए हुए हैं और दोनों बहुत बड़े अपने आप में महत्वपूर्ण विषय हैं। एकेडमिक तरीके से अगर बताना शुरू करूं तो इसमें इसके लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए और अभी हमारे पास बहुत सीमित समय बचा हुआ है जो आधे घंटे का है। इसमें एकेडमिक तरीके से बताने के बजाय मैं आपको जो व्यवहारिक बातें हैं संगठन और आंदोलन के संदर्भ में है वो बातें बताना चाहूंगा। इससे पहले 2 बातें और आपको क्लियर कर देता हूं। पहले जो एनिमेटेड फिल्म दिखाया गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जय भीम फिल्म, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और महत्वपूर्ण है, प्रेरक है और खासतौर से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरक होगी। लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है और राइटर है उनसे एक विनम्र अनुरोध भी है साथ में, इतनी बढ़िया और महत्वपूर्ण फिल्म को उसमें शब्द चयन जो है वो सटीक होना चाहिए। अगर शब्द चयन का हम सही से प्रयोग नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। जो हम करना चाहते हैं वो उसके बजाय कुछ दूसरा ही हो जाएगा। देश का शासक भी इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहता है, हम भी हिंदुस्तान बनाएंगे। देश का शासक भी हमको दलित बनाना चाहता है, हम भी दलित बन के रहेंगे। तो ये अच्छा शायद नहीं रहेगा, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में कभी भी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है।
उनके लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है जो ओरिजिनल है। अभी जो भारत सरकार ने राइटिंग एंड स्पीचेस ट्रांसलेट किया है उसमें दलित शब्द को घुसा दिया है। तो हमें चीजों को सही तरीके से समझने की जरूरत है। शब्द हथियार है, शब्द ही सब कुछ है, उसके आधार पे ही लड़ाई। जो मैं बोल रहा हूं, जब आप प्योर पंजाबी में बोलते हो तो मेरे समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? कि वो शब्द मैं जानता नहीं। यानी किसी दूसरी भाषा के शब्द को बोलोगे जिससे आप समझते नहीं हो तो हमारे लिए उनकी वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ऐसे शब्द को इंट्रोड्यूस करना जो शब्द हमारे लिए माइनॉरिटी में ले जा रहे हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी को प्रस्थापित करने के लिए घातक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, उस दादा साहब फाल्के ने जितनी भी अपने जीवन में पिक्चरें बनाई, प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की, वो सारी की सारी धर्म से रिलेटेड है, सारी की सारी। 100% एक भी पिक्चर ऐसी नहीं जो संविधान या कहना चाहिए देश के संदर्भ में, देश के नागरिकों के संदर्भ में उनको गुलाम बनाने के लिए बनाया हुआ है, सारे रिलीजियस। तो हमको इस पे ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये किसान बिल के ऊपर जो चर्चा कर रहे थे, मैक्सिमम बातें हम लोगों ने, हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने पहले ही सत्र में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। और इंटरनेशनल जो हमारे समर्थक है, वेल्यूशर है रामसेठ के और भारत के किसानों के, उन्होंने भी उनके ऑडियो के माध्यम, वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत में जो किसानों का जो आंदोलन चलाया गया हुआ है, जिन किसानों ने मांग नहीं किया था, ऐसे कानून बनाकर उनको दिए गए जो किसानों के वेलफेयर के लिए नहीं है। पिछले 9 महीने से लगातार ये किसान विरोध कर रहे हैं उसका, फिर भी जो है भारत की सरकार जो है उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। 3 जून 2020 में लोकसभा में बिल रखा गया था और उसको 5 जून को बगैर चर्चा डिबेट के पास कर दिया गया। 543 सांसद जो थे लोकसभा के, उन्होंने कोई चर्चा डिबेट नहीं किया और पास कर दिए गए। उसमें यूपीए के भी थे और एनडीए के भी थे। और वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा में सितंबर के आखिरी सप्ताह में उस बिल के ऊपर चर्चा हुई। और चर्चा होने से पहले ही जो वहां पे सांसदों की संख्या है 245, राज्यसभा की जो सांसद हैं 245 सांसदों में से 115 जो है वो एनडीए के हैं और 125 जो है यूपीए के हैं। 5 राज्यसभा सदस्य जो है वो निर्दलीय या किसी दूसरे दल के हैं। ये टोटल 245 है। इसका मतलब राज्यसभा में अगर बिल पास होना होता तो उसके लिए बहुमत जो है वो सरकार के पास नहीं था। बावजूद इसके वो बिल पास कैसे हुआ? क्योंकि जो कांग्रेस के यानी यूपीए के जो राज्यसभा सदस्य थे उन्होंने वर्कआउट किया। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में उन लोगों ने इस बिल को पास होने दिया और उसको कानून में रूपांतरित कर दिया गया। वो 3 कानून जो है, एक तो फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोडक्ट एग्रीमेंट इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, दूसरा जो है फॉरेन प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, तीसरा है आवश्यक वस्तु 1955 में संशोधन। किसानों द्वारा लगातार ये बताया जा रहा है और अभी जो हमारे साथियों ने भी डिस्कस किया कि ये किसान इससे सहमत नहीं है। जब नहीं सहमत है तो भारत सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो उनकी बात नहीं मान रही है? भारत कृषि प्रधान देश था जिसको जाति प्रधान देश में कन्वर्ट किया गया और उन जातियों का नियंत्रण ब्राह्मण जो शासक वर्ग है उसके पास में। और आज की डेट में जो सरकार बन रही है वो ईवीएम की वजह से है, जिसकी वजह से किसान इतना विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके
सरकार टस से मस नहीं हो रही। लोग सोच रहे होंगे उधर बंगाल में जो अभी केंद्र में सरकार है वो लोग हार गए, वो हारे नहीं, वास्तव में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ताकि ईवीएम को 2024 तक बचाकर रखा जा सके। इसलिए इसके ऊपर जन जागरण किया जाना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों को बोलने के लिए नहीं बोलना है। मैं जो बातें कह रहा हूं, वामसिल संगठन ने सिखाया हुआ है कि हमको भाषण नहीं करना है, हमको लोगों को समझाना है। अगर समझाना है तो समय पर सही तरीके से और सटीक तरीके से समझाना होगा। क्यों समझाना है? क्योंकि जो संविधान की मंशा है, देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्थापित होना चाहिए, अर्थात हमारे जो महापुरुषों ने व्यवस्था परिवर्तन का उद्देश्य सामने रखा था, यानी जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है उसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए लोगों को समझाकर और साथ लेकर ही इसको किया जा सकता, दूसरा कोई तरीका नहीं। किसी को कॉलर पकड़कर आप संगठन में नहीं ला सकते, आप आजादी के आंदोलन शामिल नहीं कर सकते। समझाना होगा। समझाने के लिए यह जरूरी है किसको कितना समझाया जाना चाहिए और क्या समझाया जाना चाहिए, किस समय समझाया जाना चाहिए, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग, जो मेरे मन में आया, जो भी जानकारी मेरे पास में है, वो सारी की सारी जानकारी आपके सामने आज उड़ेलना शुरू कर दूं तो 3 दिन की बोलने की क्षमता मेरे अंदर भी है। 3 दिन मेरे साथ आप बैठोगे नहीं, 5 दिन में इस्लाम साहब अकेले ही बोलते हैं। तो कितना बोलना है, किस समय कितना बोलना है, ये हमको निर्धारित करने की जरूरत है। जो विषय लगाया गया हुआ, ये हवा में विषय नहीं बनाए गए हुए, प्लान बनाकर विषय बनाया गया हुआ है ताकि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हमारी कॉमन विचारधारा बने, कॉमन विचार बने। ये विचार समाज के अंदर प्रस्थापित होना चाहिए। जिस लड़ाई को हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं, ना जीतने के कारण है क्योंकि हमारे विचार तो है, लेकिन वो विचार समाज के अंदर प्रस्थापित नहीं है। जब तक अपने विचारों को समाज के अंदर प्रस्थापित नहीं करते हो, तब तक आप लड़ाई नहीं जीत सकते हो। ब्राह्मणों ने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने विचारों को हमारे दिमाग में डाला हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अभी मैं ब्राह्मणों को पूछता नहीं हूं, अभी हम उनकी किसी की बात को नहीं मानते। खासतौर से इंटेलेक्चुअल वर्ग बोलता है कि मैं अभी उनके कोई कर्मकांड नहीं मानता। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। आप नहीं मानते हो तो भी वो आपके घर में घुसा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आपका, इसके माध्यम से आपके घर में घुसा हुआ है। अखबार और टेलीविजन, ये टेलीविजन नहीं है, अखबार नहीं है, ये जनमत बनाने के साधन हैं। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, इसके बीच में जो असेंबली के चुनाव हुए, ये सारे के सारे चुनाव मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा जीते गए। जो लोग माइक्रो, जिनकी संख्या माइक्रो है, अल्पसंख्यक है, यानी 3.5% लोग, 15% लोग जिनको माइनॉरिटी कहते हैं मुस्लिम को, वो 3.5% लोग मेजॉरिटी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो प्लान बनाकर मीडिया मैनेजमेंट करके करते हैं। तो ये जो विषय इसमें लगाया गया हुआ है, संगठन के बढ़ते कारवा को दिशा नियंत्रण, निर्देशन, निगरानी, आपसी समन्वय और अनुशासन में रहकर संचालन किए बगैर निर्धारित समय पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो हमारे पुरखों ने लक्ष्य निर्धारित किया था, उन्होंने जो उद्देश्य निर्धारित किया था, तो क्या हमको लक्ष्य और उद्देश्य समझ में आ रहा है? लक्ष्य और उद्देश्य दो अलग अलग बातें हैं। लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य अलग बात है, उद्देश्य अलग बात है। लक्ष्य, आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं, आसानी से समझ में आएगा।
वो चर्चा का बिंदु नहीं, समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूं। महाभारत में एक किस्सा है, मछली के आंख में तीर मारना। अर्जुन जो है मछली के आंखें में जो तीर मार रहा है, तो आंख में तीर मारना उसका लक्ष्य नहीं था, उसका उद्देश्य नहीं था, वो लक्ष्य था। मछली के आंख में तीर मारना या निशाना लगाना वो उसका लक्ष्य था, उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था द्रौपदी को हासिल करना। तो हमारे पुरखों ने, खासतौर से बाबा साहब अम्बेडकर के समय में देखते हैं, जो संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया, जो फंडामेंटल्स राइट दिए गए हुए हैं, वो उसमें रिजर्वेशन का जो इशू है, रिप्रेजेंटेशन का जो इशू है, ये लक्ष्य के रूप में है। उद्देश्य क्या था? इस देश की व्यवस्था बदलना। और इस देश की व्यवस्था को अगर बदलना चाहते हो तो बदलने के लिए आपको इस लेवल पर संगठन का निर्माण करना होगा, इस लेवल पर लोगों को जनजागरण करना होगा, लोगों को तैयार करना होगा। किस लेवल पर? जो व्यवस्था आपको गुलाम बना रही है, जो व्यवस्था आपको अधिकार वंचित कर रही है, जो व्यवस्था आपके साथ मान अपमान का व्यवहार कर रही है, महिलाओं के साथ में दास्ता का व्यवहार कर रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था जो लोगों को बेरोजगार कर रही है, ऐसी व्यवस्था जो मजदूरों को सड़क पर उतरने के लिए हजारों किलोमीटर चलने के लिए मजबूर कर रही है, ऐसी व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय वाली व्यवस्था, यानी संविधान का जो प्रियम्बल है, जो उद्देश्य है संविधान का, उसके आधार पर अगर व्यवस्था बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास में राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए, जो राष्ट्रव्यापी संगठन आपका 2009 में वामसिप बन चुका। आपके पास राष्ट्रव्यापी संगठन है आज की डेट में। यह राष्ट्रव्यापी संगठन केवल पर्याप्त नहीं है, यह संगठन पढ़े लिखे लोगों में निर्माण हुआ, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, उसके अंदर निर्माण हुआ। व्यवस्था केवल पढ़े लिखे के बीच में नहीं काम कर रही है, ये गांव देहात किसान मजदूरों के बीच में भी काम कर रही है। इस व्यवस्था से उनको भी नुकसान हो रहा है, इसीलिए किसान बैठे हुए हैं कि व्यवस्था पीड़ित कर रही है। तो ऐसी व्यवस्था को जब आप बदलना चाहते हो तो जब तक जन समर्थन हासिल नहीं करते हो तब तक इस व्यवस्था को बदलना मुश्किल है। और जन समर्थन अगर हासिल करना चाहते हो तो इस राष्ट्रव्यापी संगठन के माध्यम से दूसरी जो संगठनाएं निर्माण हुई है फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर, उनका भी साथ लेना होगा। और उनके साथ साथ में जो बहुजन समाज के लोग गांव देहात में रहते, 6 लाख गांव में रहते, उनका भी साथ सहयोग लेना होगा, उनके बीच में विचार अपने प्रस्थापित करने होंगे। और ये काम साधारण नहीं है। माननीय कांसीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए जब आंदोलन शुरू किया, बहुजन संकल्पना को प्रस्थापित करने का प्रयास किया, उस समय ब्राह्मणों ने इसको काउंटर करने के लिए कहा कि 15% जो लोग हैं वो मुसलमान है और 85% हिंदू है। यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संकल्पना को 85 वर्सेस 15 का जो सिद्धांत था उसको उन्होंने काउंटर करने की कोशिश किया। वामसेप संगठन ने उसी को, उनके विचार को काउंटर करते हुए कहा कि हम केवल अभी बहुजन नहीं है, हम मूल निवासी बहुजन है। यानी हमारे विचारों को मूल निवासी बहुजन में हमने कन्वर्ट किया। अब इसकी वजह से मूल निवासी बहुजन संकल्पना जैसे प्रस्थापित करना हम लोगों ने शुरू किया। अब हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान करना आसान हो रहा है।
लेकिन जब गांव देहात के लोगों में आप जाओगे और बहुत सारे लोग आपके संगठन के दायरे में आएंगे, इस मूवमेंट में शामिल होंगे, जो लोग दूसरे संगठनों से आएंगे, जो दूसरे एरिया से आएंगे, उनके अपने भी विचार होते हैं, उनकी अपनी जानकारी होती है। उनको ऐसा लगता है जो काम आप कर रहे हो, जो फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पे, जो संविधान के आधार पे जो काम आप कर रहे हो, वही काम हम भी कर रहे हैं। अरे आप समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय प्रस्थापित करना चाहते हो, हम भी वही करना चाहते हैं। वो कहते ऐसा, लेकिन उनका शब्दों का चयन ठीक नहीं होता है, उनका काम करने का जो अप्रोच होती है वो सही नहीं होती है, जिसकी वजह से वो असफल होते हुए दिखाई देते हैं। उसका कारण है क्योंकि भारत में जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उन कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में पहले हम लोग कहा करते थे, देश में आरएसएस कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपकी कैडर बेस्ड है, मार्क्सिस्ट कैडर बेस्ड है। लेकिन आज की डेट में हमको ये बात समझ में आ रही है, कैडर बेस्ड बाकी संगठन जरूर है, यानी आरएसएस कैडर है, कम्युनिस्ट पार्टी कैडर है, लेकिन उनके पास बेस नहीं है। वो बेस हमारा ले रहे हैं। मार्क्सिस्ट के पास में कैडर भी है और बेस भी है, लेकिन हमारा बेस जो है उनके नीचे लगा हुआ है, ये समस्या है। वहां से बेस को अगर खिसकाना चाहते हो तो जो लोग हैं, जो लीड करने वाले लोग हैं, जो कैडर लोग हैं, उनके अंदर नियंत्रण और निर्देशन, अनुशासन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर नियंत्रण निर्देशन में काम नहीं करोगे, कौन सी दिशा में काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये बात समझोगे नहीं, तो आप अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को आसानी से समय पर पूरा नहीं कर सकते हो। चलना महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सी दिशा में चल रहे हो, यानी आंदोलन चलाना महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सी दिशा में चला रहे हो। आप लोगों ने वो गांव में पहले एक कोल्हू होता था, अभी तो मशीन आ गई है। वो कोल्हू का जो बैल होता है, वो गन्ने का रस निकालने के लिए बराबर एक ही जगह पे घूमता रहता है, यानी कि दिन भर वो चलाओ उसको, लेकिन वो उसका फासला उतना ही होता है। तो किस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। केवल काम करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, थोड़ा लोगों को पढ़ा देना चाहिए, थोड़ा लोगों को मदद कर देना चाहिए, कुछ फिल्म दिखा देना चाहिए, कुछ किताब बांट देना चाहिए। कुछ न कुछ का रिजल्ट कुछ न कुछ ही आएगा। जो निर्धारित है, निर्धारित काम को अगर करोगे तो निर्धारित काम का निर्धारित रिजल्ट आएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया में समस्या है, उस समस्या का कारण है, बगैर कारण के कोई भी समस्या नहीं होती है। कारण जो होता है उसकी वजह से परिणाम निकलता है, यानी समस्या जो है वो परिणाम है, उसके पीछे कारण है, और जो परिणाम निकल रहा है वो नई समस्या के लिए कारण बन जाता है। और ये साइकिल चलती रहती है, हम समझ ही नहीं पाते। एक समस्या का समाधान करते हैं, तब तक दूसरी नई समस्या खड़ी हो जाती है, यानी पहली वाली समस्या खत्म नहीं हुई, नई समस्या निर्माण होती है और पहली वाली समस्या को परमानेंट कर देते हैं। जैसे रिजर्वेशन का इशू है, बहुत पहले से समस्या चली जा रही, वो परमानेंट समस्या हमारी हो गई। अनटचेबिलिटी परमानेंट समस्या हमारी, महिलाओं की गुलामी परमानेंट समस्या हमारी, आदिवासियों का सेग्रीगेशन परमानेंट समस्या हमारी, अभी किसानों की समस्या, इसको भी परमानेंट कर दिया। नई नई समस्याओं का निर्माण करते हैं और जिस समस्या को परमानेंट कर देते हैं उसको परमानेंट करने के लिए नई समस्या पैदा कर देते हैं। इन समस्याओं से अगर हम लोग निजात पाना चाहते हैं, इसके लिए नियंत्रण निर्देशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस देश में शासक बनके हमारे समाज को शासन करती जमात में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पहले तो हमको खुद ही शासित होना पड़ेगा। अगर हम टाइम बाउंड काम नहीं करते हैं, हम समय का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, अगर हम व्यवस्थित काम नहीं करते हैं, तो आप देश कैसे चलाओगे?
आप जिस देश को चलाना चाहते हो उस देश को चलाने का प्रैक्टिकल आपके पास होना चाहिए। ये काम बामसेफ के द्वारा अभी किया जा रहा है। 5 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो लोग गए हैं, जो फिजिकली राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, सारा का सारा समय पे काम होता है। लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और कम से कम 50 से 60 विषय के ऊपर ज्यादा के ऊपर चर्चा होती है। 300 350 से ज्यादा स्पीकर्स होते हैं। इतने वक्ता, यानी एक स्पीकर को एक विषय पे अगर अपनी बात रखनी है तो कम से कम 8-10 किताबें वो पढ़ता है, इतना रिसर्च करता है। अगर 300 कार्यकर्ता, 300 बोलने वाले लोग, यानी एक बोलने वाला 10 किताबें पढ़ता है, तो कैलकुलेशन कर लो कितनी किताबें पढ़ के लोग आए। इतना बड़ा रिसर्च उसमें होता है और सारा का सारा व्यवस्थित तरीके से वो संचालित होता है अधिवेशन, क्योंकि वहां पर नियंत्रण भी लागू किया गया है, निर्देश दिए जा रहे हैं, जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो आपको ऊपर से निर्देशन दिया गया है वही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। मिलिट्री में जैसे सेना का जो रूल होता है, अगर सैनिक ये कहना शुरू कर दे मैं नहीं बात मानता, उधर से दुश्मन ने जो हमला किया हुआ है अभी हमारा बंदूक चलाने का मन नहीं है, तो फिर क्या होगा? वहां पर ओबे टू रूल, जो निर्देश दिया गया है उसको मानना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ये बंदूक वाली लड़ाई नहीं है, ये विचार की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्थापित किया हुआ है, इसलिए हमारे लोगों का बेस अपने नीचे लगा लिया है। अगर हम हमारी विचारधारा को प्रस्थापित करना चाहते हैं तो हमारे पास जो जानकारी है उसमें से क्या जानकारी कब कहां कैसे कितनी देनी है ये हमको सोचना चाहिए। सामने वाले का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है वो समझकर बताने की जरूरत है। कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा, निर्धारित करो, डिसाइड करो और डिसाइड करके क्या बताना है क्या नहीं बताना है, क्योंकि लोग हमारे हैं, समाज हमारा है। हम हमारे समाज को आजाद कराना चाहते हैं, हम हमारे समाज को गुलामी से मुक्त कराना चाहते हैं, हम हमारे समाज को जो अधिकार वंचित है उसको अधिकार दिलाना चाहते हैं। तो उसका साथ लेने के लिए हमको निर्धारित तरीके से जो प्लान बनाया गया हुआ है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अधिवेशन लेने के लिए अधिवेशन नहीं लगाया गया है, विषय केवल मौज मस्ती के लिए नहीं लगाया गया है, ये विषय जानकारी देने के लिए लगाया गया हुआ है। बामसेफ संगठन ने दिशा नियंत्रण में रहने का जो सबक सिखाया है, लोगों को जो डायरेक्शन दिया है, लोगों को जो विचार दिया है, उसकी वजह से आज की डेट में जिससे हम लड़ना चाहते हैं उसको बाहर निकालने में सफल हुए। जो लड़ाई मान्यवर मेश्राम साहब ने 1999 में शुरू की थी, 1999 में बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, वो 4 स्टेप में उनकी लड़ाई थी। वो लड़ाई थी प्रिपरेशन फॉर एजुकेशन, दूसरा स्टेप था एजुकेशन फॉर कन्फ्रंटेशन, तीसरा स्टेप था कन्फ्रंटेशन फॉर लिबरेशन, चौथा था फाइनल लिबरेशन। यानी जो 4 स्टेप की लड़ाई थी वो 4 स्टेप आज की डेट में चल रहे हैं एक साथ में। ये सारा का सारा नियंत्रण, निर्देशन, अनुशासन की वजह से हुआ। जो कैडर है बामसेफ का, उसको जो बताया जाता है, मुझे निर्देश दिया गया, मैं इधर आया, क्योंकि अगर निर्देश मानने से मना करता तो आपका कार्यक्रम नहीं होता। मैं मना कर दूं आज नहीं करूंगा, तो ये जो लड़ाई है ये व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अनुशासन में रहकर ही लड़ सकते हैं। जो निर्धारित उद्देश्य है, निर्धारित उद्देश्य को दिशा नियंत्रण में रहकर ही जो काम करने वाले कार्यकर्ता और कैडर समाज के जो लोग हैं वो लोग ऐसा करते हैं तो माना जाएगा अनुशासन में काम कर रहे हैं। 2 तरीके का अनुशासन है, एक तो उद्देश्य आपको अनुशासन सिखा रहा है, दूसरा फिर संगठन का भी अनुशासन है। जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं उसके ऊपर संगठन अनुशासन अपना लागू करना शुरू कर देता है। इसलिए इस अनुशासन को लागू करने के लिए
हमारे अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। समन्वय और सहकार्य होना चाहिए, तब समझ में आएगा। सहकार्य की भावना हमारे अंदर निर्माण होनी चाहिए। मैं ज्यादा विद्वान हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितना लोगों का साथ ले पा रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ तभी आप ले सकते हो किसी का जब हमें दूसरे की समस्या समझ में आए। यानी हमारे समाज के किसी व्यक्ति की समस्या हमारी समस्या है, जिस दिन ये भावना हमारे अंदर निर्माण होती है, ये सहकार की भावना जो निर्माण होते ही आपके अंदर कोऑर्डिनेशन का मामला शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक ही कार्यकर्ता को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, मैंने उसको टेलीफोन किया कि मैं आपसे मिलने आता हूं और ये अधिवेशन है, उसके लिए हम आपसे चर्चा करना चाहते, निमंत्रण देना चाहते हैं, और मैं उसके पास निर्धारित समय पर गया उसको पंपलेट देने के लिए, और आपने भी उसी कार्यकर्ता को अगले दिन फोन किया कि मैं आपको निमंत्रण देने आता हूं, ये कार्यक्रम है, और आप भी उसके यहां पर गए। एक ही कार्यकर्ता के पास में दो लोग गए ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम आपस में बात ही नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कैसे होगा? तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये काम होगा तो हम अनुशासन भी रख सकते हैं, और जो गाइडेंस ऊपर दिया जा रहा है, जो निर्देश दिया जा रहा है, उसको हम लोग पालन कर सकते हैं। बगैर इनके हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसको पूरा करना हमारे लिए कठिन होगा। ये जो काम अभी तक हम लोग जहां तक पहुंचे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है 3 पीढ़ियों ने कम से कम अपनी जिंदगियां इसमें लगा दिया। उसकी वजह से आज हम लोग इस स्थिति में हैं। आरएसएस के गुरु गोलवलकर जी कहते हैं कि लड़ो लड़ो, अगर लड़ोगे नहीं तो आप सफल नहीं हो सकते हो। दुश्मन नहीं है तो दुश्मन पैदा करो। मेरे शब्द नहीं है, किताब है उनकी, कार्यकर्ता लिखते हैं उसमें। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको लड़ना होगा, और लड़ने के लिए दुश्मन होना चाहिए। अब दुश्मन ही नहीं तो आप लड़ोगे कैसे? और लड़ोगे नहीं तो सफल कैसे होगे? इसीलिए जितना भी लिटरेचर आरएसएस का उपलब्ध है, अगर देखोगे उसमें मुस्लिम विरोध सबसे ज्यादा है। निशाना मुस्लिम की तरफ चलाते हैं, टारगेट SC ST OBC के लोग होते हैं। समझना चाहिए हम लोगों को। धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उठा रहे हैं, ठीक है। अरे धर्म परिवर्तन का अगर मामला की मुद्दा ही कहां है? अगर आप कहते हो मुसलमान धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो तुम भी धर्म परिवर्तन करवाओ, तुम्हें किसी ने रोका? क्योंकि वो धर्म परिवर्तन प्रचार प्रसार करके कर ही नहीं सकते। अगर इस्लाम कबूल करना है तो प्रचार प्रसार करके हो सकता है, उसका संस्कार है। सिख धर्म लेना है तो प्रचार प्रसार है, उसका भी संस्कार है। बुद्धिज्म में जाना है तो उसका भी प्रचार प्रसार है, उसका भी संस्कार है। क्रिश्चियन बनना उसके लिए भी संस्कार है। हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म में जाना है तो कौन सा संस्कार है? और कौन सा वाला हिंदू बनाओगे? किस ग्रेड का बनाओगे? ये समस्या उनके सामने। इसलिए हिंदू बनाने के लिए मुसलमान को टारगेट करो। कितने बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये देश में मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। सारी व्यवस्था आपके नियंत्रण में, और मुस्लिम राष्ट्र कैसे हो जाएगा? जिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी कानून पास किया, उनकी ही सरकार में 5 से ज्यादा बच्चों वाले कई विधायक और मंत्री हैं, 50-60 से ज्यादा। तो वो कैसे हैं? तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। किसके कितने बच्चे हुए, जनसंख्या नियंत्रण किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पीछे की मंशा क्या है, मानसिकता क्या है? तो हम लोगों को, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण है क्योंकि वो लोग प्लान बनाकर अपने लोगों को तो जगाते ही हैं, और हमारे लोगों को अपने समर्थन में जगाते हैं। इतना ज्यादा उन्होंने मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। तो हमारे संगठन ने जो हमारा मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है,
जो लोग संगठन के दायरे में आ रहे हैं उन लोगों को सही तरीके से सही बात समझाने की जरूरत है, सही जानकारी देने की जरूरत है। दुनिया भर की जानकारी मौजूद है, उस जानकारी में से कौन सी जानकारी आपके काम की है ये इंपॉर्टेंट है। जानकारी और ज्ञान दोनों में अंतर है, ये समझ में आना चाहिए हमको। जानकारी, अगर हम जानकार हो गए तो बुद्धिमान हो गए, ऐसा नहीं है। जानकार होना बुद्धिमान होना नहीं है। जानकारी पर जब अमल करते हो तो बुद्धिमान होने का रहस्य जानकारी के अमल में छिपा हुआ है। जानकारी आपके पास में है और उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हो, या जहां पर अमल करना चाहिए उधर नहीं अमल कर रहे हो, तो जानकारी बेकार है। यानी सही जानकारी का सही समय पर सही तरीके से उपयोग करने से वो जानकारी ज्ञान में रूपांतरित होती है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, 18 मार्च 1956 आगरा रामलीला मैदान। उन्होंने ये नहीं कहा कि बुद्धिजीवियों ने धोखा दिया। डिफरेंस बिटवीन टू। इंटेलेक्चुअल को समझ में नहीं आता है, हम बार बार दोष देते रहे बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने एकेडमिक लेवल पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए कहा धोखा, वो भी करंट लगाने के लिए, ताकि आपको समझ में आया। क्योंकि जो महापुरुष हमारे समाज में बुद्धिजीवी वर्ग निर्माण करना चाह रहे थे, उसके लिए पहले एजुकेशन तो होगी तभी तो बुद्धिजीवी बनेंगे। यानी उनके पास जानकारी तो होना चाहिए। अगर जानकारी ही नहीं होगी तो अमल किसके ऊपर करेंगे? तो जो जानकारी वामसेप संगठन के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिया गया है, इस जानकारी के माध्यम से पंजाब राज्य के अंदर जितने भी जिले हैं उन सारे जिलों में इस जानकारी को हमें पहुंचाना होगा। कौन कौन सी जानकारी दिया गया? एक विषय था प्रमोशन में रिजर्वेशन। पहले सत्र में रिजर्वेशन का इतिहास बताया मैंने आपको ज्योतिराव फुले से। साहू जी महाराज ने 1902 में जो 26 जुलाई को अमल किया उसके बारे में बताया। साहू जी महाराज की ही विरासत को बाबा साहब अम्बेडकर चला रहे थे, ये आपको बताया। ये बात आपको बताई कि रिजर्वेशन केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए या गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं था, ये रिजर्वेशन सेफगार्ड है उन लोगों के लिए जो वंचित समाज है, ताकि इस देश में वो शासक बन सके। ये शेयर है। दूसरा विषय था ईवीएम का। ईवीएम के माध्यम से आज हमारे अधिकार को खत्म किया जा रहा। जो हमारे लोग शासन सत्ता में जा सकते, राज्य सत्ता पे जो नियंत्रण कर सकते थे, वहां पे पहुंचने का रास्ता खत्म कर दिया गया। हम वोट किसको देना चाह रहे हैं, इसको ईवीएम के माध्यम से खत्म कर दिया गया। यानी आर्टिकल 19 के माध्यम से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है, तो वोट डालना ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम किसको वोट देना चाहते हैं ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन ईवीएम जिसको हम दे रहे हैं वो किसी और को दे देती है। आपके तो ऐसा नहीं होता है। अभी पेगासस का मामला चल रहा था, खुद सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अंगूठे के माध्यम से सारा जानकारी हैक किया गया और भारत की सरकार नियंत्रण किया गया। जब ये हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती है? ईवीएम में घोटाला क्यों नहीं हो सकता है? ये जानकारी पंजाब के गांव देहात तक हमको बतानी होगी। किसानों के मुद्दे पे लंबी चौड़ी चर्चा हुई। ये किसान विरोधी बिल है। किसान विरोधी बिल है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जो लोग हैं उनको जानकारी हम सही नहीं देंगे। किसान विरोधी बिल है तो कैसे है, ऐसो कैसे खत्म कर सकते हैं? केवल हम लोग जान रहे हैं यहां पर बैठ के। जितने भी गांव है उन गांव लेवल तक ये जानकारी देना होगा। और चौथा विषय जो लगाया गया है कि संगठन के दिशा निर्देशन में रहे के बगैर, अनुशासन के रहे बगैर निर्धारित समय पर हमारे लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये जानकारी जिन हमारे खुद ही एक्ट संगठन बन चुके हैं वामसेप के दिशा नियंत्रण वाले, ऐसे इन 88 संगठनों के अलावा जो भी बहुजन समाज के संगठन आए हैं वो हमारे संगठन के दायरे में आ रही है या हमारी विचारधारा से सहमत है, उन लोगों के साथ भी चर्चा और डिबेट करनी चाहिए। उनको भी जानकारी देना चाहिए, समझाना चाहिए
अभी हमारे भागवत सर मिले थे यहाँ पे मंच पे, उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में जानकारी दिया। उनका सवाल था ये हम लोग कार्यक्रम करते हैं, इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है। जब तक हम उनको जानकारी नहीं देंगे तो ये कार्यक्रम एक इंडोर कार्यक्रम है और एक मैदान का कार्यक्रम है, एक सड़क पे चलने वाला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रमों के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कार्यक्रम जस्ट लाइक ए हार्ट, संगठन के अंदर कार्यक्रम जो होता है वो जो जैसे शरीर में हमारे दिल है, वैसे ही कार्यक्रम जो है संगठन के अंदर संगठन का दिल होता है, हार्ट होता है। जो हार्ट हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है, अगर ब्लड पंप होना बंद हो जाए तो मर जाएंगे। अगर इन्फेक्शन हो गया, वो वाला ब्लड पहुंचेगा तो भी मर जाएंगे। जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ब्लड के द्वारा ही पूरे बॉडी में पहुंचता है। इम्यूनिटी हमारा ब्लड ही बढ़ाता है। तो इस तरीके से समाज की जो इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, जिस समाज को हम आजाद कराना चाहते हैं, उस समाज को जानकारी देने का काम, उस समाज को विचारधारा देने का काम, उस समाज को उद्देश्य और दिशा देने का काम एक कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हो। दूसरा तो कोई तरीका है नहीं। इसलिए कार्यक्रम ये कार्यक्रम नहीं है, ये संगठन का हार्ट है, ये आंदोलन का हार्ट है, दिल है। इसलिए जिस आंदोलन को हम लोग सफल करना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस कारवां को अगर हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं तो दिशा, नियंत्रण और अनुशासन में और समन्वय के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में, कोऑपरेशन के साथ में काम करना होगा। ऐसा हम लोग करते हैं तो ही हम लोग पंजाब में आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लायक होंगे और भारत में जो परिवर्तन की जो लहर हम लोग निर्माण करना चाहते हैं उसके लेवल पर भी सफल हो जाएंगे। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज की डेट में हमारे पास में राष्ट्रव्यापी संगठन है, हमारी बेहतरीन विचारधारा है और बहुत हद तक हम लोग जन जागरण करने में भी सफल हुए हैं। राष्ट्रव्यापी संगठन, हमारी बेहतरीन विचारधारा, संविधान के दायरे में काम करने वाली विचारधारा। तीसरा, देश की जनता वर्तमान में पीड़ित है, बहुत सारे पीड़ित लोग, और पीड़ा का कारण भी लोगों को मालूम होने लगा कि भारत में जो ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मण है वो पीड़ित कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो पिक्चर में दिखाया जा रहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं मैं ब्राह्मणवाद के विरोध में हूं, मैं ब्राह्मण के विरोध में नहीं हूं, ये पहले की बात थी। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा खुद ही कि प्रगतिगामी और पुरोगामी ब्राह्मण दोनों एक शरीर की भुजाएं हैं, और प्रयोग कर दिखाया। यानी ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मणवाद है। 1930 में जब कालाराम मंदिर का आंदोलन उन्होंने चलाया था, वो प्लान बना के चलाया था, क्योंकि उन लोगों को जब कह रहे थे कि ये हिंदू धर्म का जो अस्पृश्यता का जो व्यवहार है ये हिंदू धर्म पे कलंक है, ऐसा वो बोलते थे। तो लेकिन उन लोगों को समझा रहे थे कि ये हिंदुओं को चाहिए इसको सुधारें, लेकिन जो अनटचेबल लोग थे, अछूत लोग थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो तरीका बदला कि चलो मंदिर में दर्शन कराते हैं, हम भी हिंदू वो भी हिंदू, सब हिंदू ही है, तब फिर क्या। और वो वहां पर लेके गए अछूतों को, वहां पर उनकी पिटाई हुई। बाबा साहब अम्बेडकर के भी पत्थर लगा, पैर में चोट लगी, उसके बाद से हाथ में लाठी आ गई, जिंदगी में लाठी रही। और पिटने के बाद में पास में जो ग्राउंड था वहां पर ले गए, वहां पे भाषण किया। पहले मानता था कि अस्पृश्यता ये हिंदू धर्म पे कलंक है, लेकिन अब मैं मानता हूं कि ये हिंदू धर्म पे कलंक नहीं है, ये हमारी नरदेह पे लगा हुआ कलंक है, इसलिए हमको ही इसको दूर करना होगा। इसमें जो रणनीति बाबा साहब अम्बेडकर की क्या छिपी हुई थी, लोगों को जगाने के लिए पिटवाना जरूरी था। थोड़ा पिटवाया, उसके बाद में उनको समझ में आ गया कि वास्तव में हिंदू धर्म जो है इसको दूर ही करना हमारी जिम्मेदारी है।
तो हमारे मौलवी साहब जो कह रहे थे, मिश्राम साहब ने कहा कि मोदी जगा रहे हैं, तो वो मोदी जी ने जो जगाने का काम किया वो पिटाई लगा के, और सबको अलग अलग क्षेत्र में पिटाई लगाया, इसलिए जागृति हो रही है। तो कुछ लोग पिट के जागृत होते हैं, कुछ लोग समझ के जागृत होते हैं। ये सारा काम दिशा नियंत्रण में ही अभी हम लोग करने की जरूरत है। हम नहीं चाहते हमारे समाज की पिटाई हो, हम नहीं समझते हमारे समाज की किसी आदमी की, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हो, लेकिन जब हमारे दिशा नियंत्रण नहीं रहेगा, उसकी पिटाई हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा सांत्वना दे सकते हैं। जब हमारे पास आएंगे तो उनके समर्थन में जाके हम लोग भी आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, और ऐसा कई बार किया गया हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं साथियों जिसको मैं बताना चाह रहा था। और इस तरीके से अभी जो आंदोलन है, इस आंदोलन को अगर हम लोग दिशा नियंत्रण निर्देशन करते हैं, तो मैं कहना चाह रहा था कि वर्तमान में हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राष्ट्रीय स्तर का लीडरशिप, प्रस्थापित लीडरशिप, हमारी विचारधारा प्रस्थापित, सब कुछ प्रस्थापित है। फिर भी ये आंदोलन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि 6 लाख गांव का जो नेटवर्क है वो खड़ा करना हम लोगों के लिए बाकी है। ये काम हम लोग दिशा नियंत्रण, निर्देशन, अनुशासन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से करेंगे तो पंजाब राज्य में आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन करेंगे, भारत में परिवर्तन करने लायक हो जाएंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है और आशा है और विश्वास है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आभार और धन्यवाद। जय मुनिवासी। वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਵਾਮਸੇਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਾਮਸੇਵ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਘ ਦੇ 30ਵੇਂ ਰਾਜ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਮਸੇਵ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਸਤਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ। साथियों, असली आज वामसेव के 30वें अधिवेशन को संपन्न किया है और मैं धन्यवादी हैं सारे साथियों का, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ आए जिला प्रधानों का, जनरल सैकटरीज और ਵੱਖ-ਵੱਖ संगठनों के जितने भी कन्वीनर्स, जितने भी प्रधान साहबान आए और विशेष करके अज के प्रधानगी मंडल के विच सरदार अमरीक सिंह जी बलोवाल और कैप्टन गुरमेल सिंह जी जो एक्स सर्विस लीग तो सन, और विशेष करके जो अमेरिका तो साडे वामसेव के इंटरनेशनल कोआर्डिनेटर सरदार सरजीत सिंह जी, उन्होंने मैं विशेष करके धन्यवादी हाँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के विच अपनी ऑनलाइन शिरकत की। मैं खास करके धन्यवादी हाँ मीडिया का, क्रांति टीवी का, ML TV का और जिन्हें भी चैनल हो रहे थे आए, उन्होंने सारे साथियों ने इस प्रोग्राम को फिजिकली भी रिकॉर्ड किया और नाल दी नाल इनू ऑनलाइन करके वामसेव दे और वामन मिश्रा साहब दे जो फेसबुक ते इनू ऑनलाइन किया है। और इस मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। विशेष करके मैं धन्यवाद करता यादगार हॉल का, देश भगत यादगार हॉल कमेटी का, जिन्होंने सानू ये स्थान दिता, खास करके साउंड कुलवंत सिंह जी, काका साउंड वाले, जिन्होंने मैं बहुत बहुत ऋणी हाँ कि उन्होंने बहुत खूबसूरत साउंड लगा के इस अधिवेशन को कामयाब किया। और विशेष करके दिल्ली तो आए साडे राष्ट्रीय प्रचारक डॉक्टर राजेश जी, जिन्होंने एक एक मुद्दे ते, चारों मुद्दों के दोनों सैशनों की अध्यक्षता करके पंजाब के लोगों को इन्हां मुद्दों तो जाणू करवाया और वामसेव के इस संपन्न बन को लैके बहुत ही अहम रोल अदा किया। तो मैं अधिकारित रूप दे विच अज इस अधिवेशन को समापन तो बाद समाप्ति की घोषणा करता। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।